अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 97 स्टार्ट करते हैं जी, कैप 5 का। क्वेश्चन 4 कल हमारा हो ही गया था तकरीबन। क्वेश्चन 4 के अंदर एक पॉइंट बस एंड पे रह गया था और वो था NRV लॉस की कैलकुलेशन। अगर कोई है तो उसकी एंट्री रहती थी, ठीक है। अच्छा जी, अब मामला यहाँ पे पहुँच गया था कि हमारे जो 164,500 यूनिट्स टोटल पड़े हैं, इनमें उसने कहा था कि जो 164,500 एज पर रिकॉर्ड आए, वैसे तो 165 एज पर रिकॉर्ड आए थे, 1,65,000 यूनिट्स एज पर रिकॉर्ड आए थे, लेकिन जब फिजिकली काउंट किया जाके तो उनमें से 500 यूनिट्स मिसिंग थे। तो ये क्या है? अब नॉर्मल लॉस, शॉर्टेज है, तो हमने उसको निकाल दिया और अब हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हैं कितने? 1,64,500 यूनिट्स। अब NRV टेस्ट उन्हीं पर ही लगाया जाता है जो हमारे पास स्टॉक में पड़े होते हैं। तो जो स्टॉक में पड़े थे, फिजिकल काउंट करते हुए पता लगा कि 4500 यूनिट्स ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं एज ऑब्सोलीट, पुराने हुए पड़े, और उनकी NRV जो है वो 6,000 पर यूनिट आ रही है। देखो बच्चों, NRV की डिस्कशन भी करते हैं हम। बहरहाल डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, डिफेक्टिव नहीं है बल्कि ऑब्सोलीट है, ठीक है जी। ऑब्सोलीट यूनिट्स एक ही बात होती है वैसे तो, डिफेक्टिव ऑब्सोलीट भी डिफेक्टिव भी एक तरह से होते हैं। बहरहाल ऑब्सोलीट यूनिट्स लिख देते, ऑब्सोलीट है और कुछ जो है वो गुड। ऑब्सोलीट कितने हैं? इनमें से 4.5 ऑब्सोलीट हैं, तो बाकी 160 गुड है, ठीक है जी। अब सिर्फ ऑब्सोलीट स्टॉक की NRV निकाल लेते हैं। गुड यूनिट्स तो नॉर्मली सेल होते हैं प्रॉफिट पर ही, यानी अगर एक यूनिट की इस वक्त हमें कॉस्ट आ रही है नज़र, एक यूनिट की कॉस्ट है ना 7,111.59 आ रही है, तो ये 8,000, 9,000, 10,000 इस हिसाब से बिकेगा। ये 7,111 से नीचे नहीं बिकेगा अच्छा यूनिट जो है, वरना तो बिजनेस करने का तो की नहीं बनता कि हम 7,111 का एक यूनिट खरीद रहे हैं, हमें पड़ रहा है और हम उसको बेच रहे हो 7,000 का, 6,000 का, ये तो नहीं ना होता बिजनेस। तो नॉर्मली जो गुड यूनिट्स होते हैं उन पर NRV लॉस नहीं होता, क्योंकि उनकी वैल्यू, उनकी सेलिंग प्राइस, उनकी NRV नॉर्मली उनकी कॉस्ट से ऊपर होती है, ठीक है। तो सिर्फ 4.5 यूनिट्स को पकड़ लेते हैं जी और चेक करते हैं जी, क्योंकि डेटा भी इन्हीं का ही है, ठीक है। एक इनको चेक कर लेते हैं। तो इनकी NRV वर्किंग नंबर 2 ओपन की मैंने जी, और मैं निकालने लगा हूँ जी NRV ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक। अच्छा जी, ऑब्सोलीट स्टॉक की NRV निकालनी है, तो कॉस्ट क्या है इसकी बताओ? कितने यूनिट्स हैं? 4.5। इनकी कॉस्ट कितनी है जी? बिल्कुल ऊपर नज़र आ रही है 7,111.59। ये हमें मिली है वर्किंग नंबर 1 से। वर्किंग 1 से यही तो कॉस्ट निकली हुई है इस वक्त, एवरेज कॉस्ट, क्योंकि आपको पे चल रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या आंसर आता है जी? रुपीज़ इन थाउजेंड ही करेंगे, सारा सवाल तो थाउजेंड में चल रहा है जी। 32,002, ये इनकी क्या है जी? कॉस्ट। लेकिन वो क्या कह रहा है, ये ऑब्सोलीट हो गए हैं और इनकी NRV क्या है? अब उसने डायरेक्ट NRV दे दी, सुकून तो ये है। इनकी NRV पर यूनिट क्या है? NRV पर यूनिट 6,000 है। यहीं से नजर आ रहा था कि इन पे तो NRV लॉस आ गया हुआ है, ठीक है। तो 6,000 पर यूनिट सवाल में गिवन है, ठीक है जी। तो क्या आंसर आता है जी? 27,000, यानी कि 32,000 वाला स्टॉक पड़ा है हमारे पास, लेकिन इसको हमने राइट डाउन करना है और किस पे लाना है? अब अगर तो मैंने वैल्यू निकालनी हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू और लोअर ले लूंगा 27,000, और अगर मैंने NRV लॉस निकालना हो तो बेसिकली क्या करना है, मैंने 32 से 27 पे इस स्टॉक को राइट डाउन करना है। ये बात समझ आई? यानी IS2 क्या कहता है, इन्वेंट्री को वैल्यू करो एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट, और यानी बैलेंस शीट में आपकी इन्वेंट्री नजर आनी चाहिए अपनी वैल्यू पे, और वैल्यू होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। यानी हमारी बैलेंस शीट में ये वाले यूनिट्स 4500 जो हैं, ये अब 3200 की कॉस्ट पे नहीं आ सकते,
बल्कि 32,000 की कॉस्ट भी नहीं आ सकते, बल्कि 27,000 वाली NRV पे नजर आए, क्योंकि ये लोअर होगी। और अगर ये गुड यूनिट्स होते हैं नॉर्मली, या ये डिफेक्टिव भी होते हैं, ऑब्सोलीट भी होते हैं, और इनकी NRV आ जाती लेट से 7500 रुपये पर यूनिट, तो 7500 कॉस्ट से ऊपर होता तो लोअर क्या बन जाता, कॉस्ट, फिर कोई NRV लॉस ना आता। स्टॉक कॉस्ट पे पड़ा है, कॉस्ट पे ही पड़ा रहता, तो स्टॉक को कॉस्ट पर रखते हैं, और अगर उसकी NRV उससे कम हो जाए तो राइट डाउन करके उसको NRV पे लाते हैं, लेकिन राइट अप नहीं करते। फ्यूचर के अंदर इन्होंने 5,000 का लॉस देना है, नजर आ रहा है, क्योंकि आज पड़े हैं फ्यूचर में ये 32,000 हमें कॉस्ट किए, ये फ्यूचर में बिकेंगे कितने के, 27,000 के, तो फ्यूचर हमें क्या आएगा, लॉस आएगा। तो फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लॉस को आज ही बुक कर लो। और अगर ये 32,000 वाले फ्यूचर में 35 के बिकने होते तो फ्यूचर का गेन आना था, फ्यूचर गेन को हम बुक नहीं करते, ठीक है ना। तो इसके दो तरीके हैं, अगर कोई कहे वैल्यू निकाल दो तो वैल्यू क्या होगी, इनमें से लोअर, यानी कि बैलेंस शीट में इसको किस पे नजर आना है, 27,000 पे, लेकिन मैं NRV की बजाय NRV लॉस निकाल लेता हूं, क्योंकि मैं NRV लॉस की एंट्री कर लेता हूं। तो NRV लॉस ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, आप अपने स्टॉक 32,000 की जो कॉस्ट पे पड़ा है उस स्टॉक की कॉस्ट में से 5,000 माइनस कर देंगे, तो आपका स्टॉक राइट डाउन हो जाएगा और आ जाएगा 27 पे, ठीक है। तो NRV लॉस अगर निकालना पड़े तो NRV लॉस या होता है या नहीं होता है जी, ऐसा ही है ना, बताएं जी कितना आ रहा है, 5,002 रुपये, ठीक है जी। अब इसकी एंट्री हम करेंगे, यहाँ पे जगह बच गई थी तो 5,000 5 ही कर दूंगा, 5 मिलियन में चल रहा था तो 5 से इन्वेंट्री डेबिट और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और यहाँ पे हमने ये क्या लिख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। चलो पूरी एंट्री ही दोबारा लिख देते हैं क्योंकि ये रहती थी। तो 28 फरवरी को कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है जी, ये बात समझ आती है, ठीक है। अब NRV की डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन ये सवाल अब हमारा हो गया पूरा। इसके अंदर जिन जिन एंट्रीज के नंबर थे वो ये हैं, 1, ये 2, ये 3, ऊपर वाली एंट्रीज तो थी नहीं ना, डेटा नहीं था, 4, 5, 6, 7, 8, फिर आगे हमने सेल प्राइस वाली एंट्री करनी छोड़ दी थी, और 9, ठीक है। कितने नंबर का सवाल था, चलो ये तो नहीं कह सकते बीच में कोई एंट्री हो सकता है 0.75 मार्क्स की हो जो ज़रा बड़ी एंट्रीज हैं। बहरहाल ये आपका सवाल था कल वाला, कोई मसला है तो इसमें से पूछ सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं एंट्रीज को देख आते हैं। जनरल एंट्रीज आपके नोट्स में गिवन है 1.12 में, ट्रेडिंग बिजनेस फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री रख रहे होते हैं, बेचने के लिए लाते हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है इनके पास। तो जब फिनिश गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री डेबिट फिनिश गुड्स, जाहिर है फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट और कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। जब रिटर्न होती है तो कैश या क्रेडिटर डेबिट और फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट। देखी थी कल एंट्री, ये बोलो, ये एंट्री देखी थी ना। सेल ऑफ फिनिश गुड पे दो एंट्रीज होती हैं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट। परपेचुअल सिस्टम है, तो इन्वेंट्री का आना जाना रिकॉर्ड हो रहा है। सेल रिटर्न हो जाए तो सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, और फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल। अब फर्क क्या होता है, ये एंट्री हुआ करती है विद सेलिंग प्राइस, सेल बुक होती है, और कॉस्ट ऑफ सेल बुक होती है विद कॉस्ट, जो हमें कहाँ से मिला करती है, इन्वेंट्री कार्ड। तो सेल रिटर्न का भी यही मामला है, सेल रिटर्न रिकॉर्ड होती है सेलिंग प्राइस पर, जो सेल की थी सेलिंग प्राइस पे की थी तो रिटर्न भी इसी पे रिकॉर्ड करना है, और कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करते हैं हम एट कॉस्ट, तो ये एंट्री कॉस्ट से होती है। कोई मसला। उसके बाद डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड एज स्क्रैप, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री आ जाती है। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कल हमने देखी थी, कैश P&L और फिनिश गुड। कैश कुछ आ गया तो ठीक है, फिनिश गुड इन्वेंट्री तो गई हमसे, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंक दिया करते हैं हम, P&L, ठीक है। NRV लॉस की अभी अभी एंट्री देखी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, पीरियोडिक सिस्टम में ये एंट्री करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती बेटा, क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम में हम कॉस्ट ऑफ सेल खुद निकालते हैं,
तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग जब करते हैं तो क्या आ जाता है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जब हम क्लोजिंग स्टॉक में से एनआरवी लॉस को माइनस कर देते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है कम, माइनस होने वाली फिगर कम होगी तो जो आंसर है वो बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल खुद ब खुद बढ़ जाती है, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कॉस्ट में पीरियोडिक सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे होते, हम तो परपेचुअल सिस्टम फॉलो करते हैं, तो इन्वेंट्री की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसीलिए एनआरवी लॉस आए तो भी एंट्री की, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाई खुद, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल हम लेजर में से निकालते हैं ना फिर, और इन्वेंट्री को कम किया, तभी तो क्लोजिंग बैलेंसिंग आएगा और उसमें एनआरवी लॉस नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, एनआरवी लॉस के जैसे ही एंट्री है कोई और नॉर्मल लॉस जो होता है, तो नॉर्मल लॉस भी सेम एंट्री होती है। एनआरवी लॉस भी असल में एक नॉर्मल लॉस की तरह से ही है। एनआरवी लॉस क्यों आया, एंड इन्वेंट्री पड़े पड़े थोड़ी सी खराब हो गई, तो भाई ना रखते तो गाहक आता तो क्या उसे कहते तुम बैठो हम फैक्ट्री से लेने जा रहे हैं चीज़ें, ट्रेडिंग बिजनेस है ना, तो कुछ इन्वेंट्री रखना पड़ती है बिजनेस चलाने के लिए, तो वो इन्वेंट्री पड़े पड़े थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। तो एनआरवी लॉस भी नॉर्मल लॉस ही, कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हुआ, और नॉर्मल लॉस तो कॉस्ट ऑफ सेल को जाता ही है, ठीक है। उसके बाद शॉर्टेज इन फिजिकल स्टॉक, ये भी क्या है बेटा, ये भी एबनॉर्मल लॉस ही है। थेफ्ट हो जाए या शॉर्टेज हो जाए तो ये भी एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन इसकी एंट्री अलग से इसलिए रखी गई है क्योंकि इसमें चोर चीज़ें ले जाते हुए कुछ पैसे रख कर नहीं जाएगा। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। और सरप्लस अगर आ जाए तो ये फिर एबनॉर्मल गेन है। तो अब कैश का आना जाना इसमें होता कोई नहीं है, ये शॉर्टेज या सरप्लस आ जाए, शॉर्टेज हमें समझ आती है क्या, फिनिश गुड इन्वेंट्री गई, चोर ले गया या पता नहीं कहाँ गई, ठीक है, तो शॉर्टेज आ गई थी, अभी हमने एंट्री की थी ना इसकी, तो कोई कैश नहीं आता इसमें, तो P&L डेबिट और फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर सरप्लस आ जाए तो फिर इसको उलट कर दें एंट्री जी, ठीक है। तो ये आपकी जनरल एंट्रीज हो गई ट्रेडिंग बिजनेस वाली, कोई मसला। अच्छा, अब आगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एंट्रीज हैं, पर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एंट्रीज मैं करता हूँ जब मैं ये क्वेश्चन 5 करा लूँगा आपको। अच्छा, ये 6 को क्रॉस ही कर दें यार, ये मैंने सोचा इसको रहने ही देते, इससे अच्छी प्रैक्टिस वाले सवाल अब आ गए, इसको निकाल ही देना था, इसकी ज़रूरत नहीं है। असल में इसमें पीरियोडिक सिस्टम की थोड़ी प्रैक्टिस है, लेकिन वो चूँकि है नहीं, बहुत पुराना डाला हुआ था, मैं निकालना भूल गया, इसको काट दें। फिर ये 7, 8, 12, 14, काफ़ी सारे सवाल भी मैंने इसके कराने हैं, सरजमीन वाला भी, ठीक है, चले। अच्छा जी, अब थोड़ी सी ना डिस्कशन मेरा दिल है पहले कर लें एनआरवी की, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराना है, फिर एनआरवी की डिस्कशन उसमें भी ये दोबारा आनी है, और एनआरवी को साइड पे लगा दें पहले, फिर चलते हैं। वो एंट्रीज तो हमें आ ही गई हैं ना, आपने कार्ड भी बनाया है, बस फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री खरीदी जाती है लेकिन फिर बेची नहीं जाती, उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो बात कर लेते हैं, पहले ज़रा वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आ जाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। मैं आपके साथ एनआरवी की कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, उम्मीद है आपने ये भी पढ़ी हुई होगी, बट मेरी तसल्ली हो जाएगी अगर हम ये डिस्कशन कर लेंगे तो। नहीं पढ़ी हुई जिन्होंने उनसे पढ़ा जाएगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छा है उनका रिवाइज हो जाएगा। एनआरवी की एडजस्टमेंट आ ही रही होती है, ठीक है। एनआरवी किसे कहते हैं? अच्छा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? वो ऐसे आम, जैसे कोई मैंगो मैन बताए इसका जवाब तो वो बताएं। नहीं, वो तो आप फॉर्मूला बता रहे हैं ना, एक आम आदमी क्या इसका जवाब देगा? अभी बेचे तो हमें क्या कमा के देगी, क्या रियलाइज होगा, क्या हमें इससे मिल जाना है, ठीक है, क्या ये हमें ला कर दे देगी इन्वेंट्री, ठीक है। एनआरवी मतलब कोई भी चीज़ अगर है हमारे पास पड़ी है तो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, हमें उससे क्या मिल सकता है, अब क्या रियलाइज हो सकता है, क्या कमा सकते हैं उससे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ज़रूर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है जी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, अच्छा एस्टिमेटेड सेल वैल्यू लिख देता हूँ, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू
ये एस्टिमेटेड भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है। क्या मतलब? मतलब आप इधर खड़े हैं ईयर एंड पे, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे खड़े हैं और आपने यहाँ एनआरवी टेस्ट लगाना है, तो अगर तो इसी स्टॉक में से इधर या इधर कोई सेल हुई है और आपको पता चल गई है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली आप बनाते हैं 2-3 महीने बाद, जब ईयर एंड हो रहा होता है तो 2-3 महीने बाद बन रही होती हैं, तो असल में भी वो इन्वेंट्री एक्चुअल में बिक सकती है, तो वो एक्चुअल वाली सेल प्राइस भी आप उठाकर यूज कर सकते हैं। एक्चुअल नहीं होगी तो एस्टिमेटेड लेंगे। और कभी ऐसा भी होता है कि जो पास्ट में एक्चुअल आई थी कोई चेंज नहीं होता, तो वही फ्यूचर में भी अज्यूम कर लेते हैं। बहरहाल एस्टिमेटेड सेल वैल्यू फॉर्मूला तो यही है, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, इसमें से आप माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट टू कंप्लीट। अगर ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है तो इसके अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। देखो ना बच्चों, अगर आपने वर्क इन प्रोसेस का कोई आइटम, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, उसकी आपने एनआरवी निकालनी है, तो बेटा वो वर्क इन प्रोसेस ने सेल तो होना ही नहीं होता। क्या ख्याल है? वर्क इन प्रोसेस सेल हो जाता है? वो बोलो, कंप्लीट होकर ही सेल होगा ना। तो फिर अगर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, फिनिश गुड की इन्वेंट्री में ये नहीं होगा, फिनिश गुड इन्वेंट्री कंप्लीट होती है। लेकिन अगर वर्क, फॉर्मूला में तो लिख लेना, अगर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, आपने उसकी वैल्यू निकालनी है, एनआरवी निकालनी है, तो आप क्या कहोगे? ये वर्क इन प्रोसेस बिकेगा कंप्लीट होकर, तो सेलिंग प्राइस आ गई। लेकिन सेलिंग प्राइस लाने के लिए जितनी कॉस्ट अभी मजीद लगनी है वो भी तो माइनस करनी पड़ेगी, कंप्लीट होगा तो ना, ठीक है। एक कॉस्ट है वो जो लग चुकी है, एक अभी कुछ लगनी बाकी है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट इस फॉर्मूला के अंदर आता है। तो नहीं बच्चे ऐसे मुझे देख रहे हैं जैसे मैं कोई नया उस्ताद आज पहली दिन आया हूँ उनके पास। जाग रहे हैं ना सारे? ये बातें नहीं समझ आ रही? ज़्यादा समझ आ रही है। एस्टिमेटेड, अच्छा अगर कोई डिफेक्टिव है तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर आ जाएगी। कंप्लीट होगी लेकिन डिफेक्टिव पड़ी होगी। और आपका फेवरेट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। कोई कमीशन वगैरह पे करना पड़ता है। अब ये इसमें से जो भी आ जाए आपके सवाल के अंदर, ठीक है, तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे जी? एनआरवी पर। एक छोटी सी एग्जांपल है, क्वेश्चन 11। अच्छा इसके अंदर ये करेक्शन कर लें, ये करेक्शन है, ये फिनिश गुड प्रोडक्ट नहीं है, ये स्टडी टेक्स्ट में से उठाया था, तो ये फिनिश गुड A3 ही लिखा गया। ये है वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस B1 है असल में यहाँ पर लिखा हुआ, अभी मैं देख के आ रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसकी करेक्शन कर लें, ये फिनिश गुड प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है? दरअसल वर्क इन प्रोसेस B1, ठीक है बच्चों। तो ये करेक्शन कर लीजिए। अच्छा जी, अब अगर हमसे वो कह रहा है एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल दो, तो वैल्यू निकला करती है कॉस्ट और एनआरवी के कंपैरिजन से, ठीक है। अब हमारे पास 3 आइटम्स हैं, A1, फिर A2 और फिर B1। अच्छा जी, अब इनकी कॉस्ट सवाल में गिवन है कितनी? 8,000, 10,000 और 16,000। अब उसने कहा जी इसकी वैल्यू निकाल दो। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, वैल्यू निकालनी हो तो एनआरवी निकालेंगे और फिर इनमें से जो लोअर होगा वो होगी हमारी इनकी वैल्यू। ऐसा ही है? तो बोलो। तो एनआरवी के लिए हमें छोटी सी एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, और फिर जब एनआरवी निकल आएगी तो फिर हम लोअर को सिलेक्ट कर लेंगे और वो लोअर इन दोनों में से हमारी वैल्यू होगी।
तो NRV एक वर्किंग बनाते हैं, उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। NRV का फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया। NRV का फॉर्मूला क्या है जी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट आ रही है, सेल प्राइस, चलो सेल वैल्यू लिख दो। अच्छा, अब A1 की एस्टिमेटेड सेल प्राइस क्या है? 7800, और A2 की 12,000, और B1 की 14,000, ठीक है। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे हम एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, कंप्लीशन कॉस्ट। तो ये तो कंप्लीट है दोनों, लेकिन इसमें अभी कॉस्ट लगनी है कितनी? 1500। उसके बाद लेस करेंगे हम एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट तो 500 है, 200 है और 200 है। ये आपको होमवर्क में करना चाहिए था वैसे तो, लेकिन चलो जी। तो NRV कितनी आ गई जी? 7800 माइनस जी, जल्दी बोले। 7800 माइनस 5 करें तो 7300, फिर जी 11,800 और 12,300, ठीक है। अब ये हमने क्या निकाला है जी? NRV। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मिसाल दी, मतलब जो हमने सवाल किया, असल में तो क्वेश्चन नंबर 4 जो किया हमने, उस क्वेश्चन के अंदर हमने NRV लॉस निकाला था, वो भी NRV से ही निकला था, कॉस्ट और NRV के कंपैरिजन से। यहाँ पे हमने NRV फिलहाल निकाल ली। अब इधर ले आए 7300, 11,800 और 12,000। अब अगर आपने NRV लॉस निकालना है, अगर आपने NRV लॉस निकालना है तो इस पे नहीं है, क्योंकि इसकी NRV ज्यादा है, इस तो गेन आ रहा है। इस पे NRV लॉस है कितना? 700। इस पे भी NRV लॉस है कितना? 3,700, ठीक है। लेकिन मैंने NRV लॉस नहीं निकालना, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? वैल्यू निकालो। तो वैल्यू निकालनी है तो फिर इनमें से लोअर को नीचे लिखने। तो A1 की वैल्यू हो गई 70, B1 A2 की वैल्यू हो गई 10,000 और B1 की 12,300। तो दोनों काम ही हमने कर लिए। पिछले सवाल के अंदर हमने NRV लॉस निकाल लिया, इसमें हमने क्या कर लिया जी? वैल्यू निकाल ली सवाल से। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने ये किया, ठीक है। तो ये काम क्योंकि आपको हर सवाल में तकरीबन करना पड़ रहा होगा, या ये वाला या फिर ये वाला, या NRV लॉस निकालना पड़ रहा हुआ करेगा, इन्हीं के कंपैरिजन से ही निकलेगा कॉस्ट और NRV। अच्छा, अब गुड यूनिट्स के ऊपर मैंने NRV टेस्ट लगाया ही नहीं, तो डेटा नहीं था। सेलिंग प्राइस होती भी तो आपको नज़र आ जाती है, और नॉर्मल असम्पशन यही होती है कि गुड यूनिट्स आपके प्रॉफिट कमा कर देते हैं, तभी तो आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो गुड यूनिट्स आपके प्रॉफिट आपको कमा कर देते हैं, तो उनकी अगर आप NRV लिखते भी सही तो वो कॉस्ट से ऊपर ही होनी थी, पर सवाल में डेटा सिर्फ ऑब्सोलीट स्टॉक का गिवन था, तो हमने उसी के ऊपर NRV लॉस निकाल लिया, ठीक हो गया। लेकिन ये जो सवाल था, इसने NRV लॉस नहीं मांगा, बल्कि इसने क्या कहा जी? मुझे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल दो जो बैलेंस शीट में नजर आनी चाहिए। तो बैलेंस शीट में तो नजर आती है वैल्यू। वैल्यू क्या है? ये IS2 ने बताया। IS2 कहता है इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो वैल्यू क्या है? इन दोनों में से लोअर, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होती है हमारी NRV की, शदीद इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये तो आपको समझ आ गई ना बात, कि आपके पास ये ईयर एंड है, आपका ईयर एंड यहाँ पे हो रहा है, और ईयर एंड पे आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो पड़ी है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री पर आपने NRV टेस्ट लगाना है। जो दौराने साल बिक गए होंगे वो इसमें नहीं होंगे, और जो बाद में बिकने हैं वो अभी इसी में ही पड़े होंगे। अब दौराने साल आपने इसको ख़रीदा होता है, तो आपके पास ये नज़र आ रही होती है एट कॉस्ट। मसलन इसकी कॉस्ट है 200,
ठीक है। अब अगर इसने फ्यूचर के अंदर बिकना है लेट्स से 150 पर, तो फिर हम क्या कहते हैं जी, इस पर क्या आ गया, एनआरवी लॉस आ गया। और अगर मिसाल के तौर पे, अच्छा इसकी एनआरवी अगर 150 है तो ये स्टॉक किस पे आ जाएगा, 150 पे। और अगर इसकी एनआरवी जो है वो 200 से ऊपर है, 250 है, 240 है, 230 है, 300 है, 350 है, फ्यूचर में इसने गेन कमा के देना है, तो फिर ये किस पर पड़ी रहेगी, कॉस्ट पर ही पड़ी रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब ईयर एंड पे जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, दूसरी बात मैं करने लगा हूँ, ईयर एंड पे जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, इसके अंदर एक मिसाल ले रहा हूँ मैं। मसलन मेरे पास एक आइटम है ए, एक है बी और एक है सी। 3 आइटम्स पड़े हैं। ए हमें कॉस्ट किया था 400, बी हमें कॉस्ट किया था 500 और सी हमें कॉस्ट किया था 350। ठीक है जी। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 1250। एनआरवी अगर इसकी हो तो 560 इसकी है, 450 इसकी है और 430 इसकी है, तो टोटल 1440। चलो अच्छा जी। अब अगर आप देखें तो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट 1250 है और एनआरवी 1440 है, तो देयर इज नो एनआरवी लॉस, ऐसा ही है। पर ये कंपैरिजन सही नहीं है जी। हाँ, एनआरवी टेस्ट आपने टोटल इन्वेंट्री पे नहीं लगाना, बल्कि अगर डिफरेंट आइटम्स पड़े हैं, नहीं एक टाइप ऑफ इन्वेंट्री तो सब पे, मतलब ए के अंदर कोई एक यूनिट नहीं पड़ा होगा, ये ए के अंदर लेट से 1000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो ए है, एक कैटेगरी है, मार्कर पड़े। फिर बी क्या है, अब ये पेन पड़े हैं। सी क्या है, ये कीबोर्ड पड़े हैं। डिफरेंट आइटम्स हैं, तो आइटम वाइज आपने एनआरवी टेस्ट लगाना होता है, यानी आपने इस टोटल को कंपेयर नहीं करना इस टोटल के साथ। ठीक है, बल्कि आपने एक एक करके देखना है। ए की कॉस्ट है 400, एनआरवी है 560, तो ए की वैल्यू कितनी है, 400। बी की कॉस्ट है 500 और एनआरवी है 450, तो लोअर क्या है, तो वैल्यू 450। सी की कॉस्ट 350 है और एनआरवी 430 है, तो वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब ये है आपकी कितने, तो आपको 50 रुपये का एनआरवी लॉस रिकॉर्ड होता अब नज़र आएगा जब आप एनआरवी अपनी इन्वेंट्री को 1200 पे लेके आएंगे, 1250। ठीक है जी। एक और बात इसी के अंदर, अब 3-4 बातें हैं मेरे जहन में जो मैं दिल तक कर लूँ, ये सवालों में फिर यूज़ होती हैं, तंग होते हैं बाद में। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है, मसलन वो आपके पास पड़ी है एक प्रोडक्ट की, वो है प्रोडक्ट ए। क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या पड़ा है जी, प्रोडक्ट ए के 1200 यूनिट्स, जिसमें से 150 यूनिट आपके डैमेज हो गए हैं। डैमेज कितने हैं जी, 150, और आपके गुड यूनिट्स, नॉर्मल या गुड यूनिट्स, ये फिर कितने बचे बाकी, 1050। ठीक है जी। अच्छा, अब ये अभी अभी हमने किया भी है काम। आपने डैमेज्ड यूनिट्स की ऊपर अलग से लगाना है कॉस्ट, उसकी निकालनी है और उसकी
एनआरवी निकालनी है और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। और गुड यूनिट्स के ऊपर यानी नॉर्मल यूनिट्स के ऊपर आपने अलग से ये काम करना है। जैसे मसलन आपकी कॉस्ट है 10 रुपये, तो आपने ये देखें ऐसे करना है आपने कि आपने यहाँ पर आपने 150 यूनिट्स इनटू कॉस्ट कर ली, फिर 150 यूनिट्स इनटू इसकी एनआरवी कर ली, और फिर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी जो कि इनमें से क्या होगी, लोअर। और अगर आपको चले इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर 1050 यूनिट्स की कॉस्ट लेंगे। अगर एनआरवी का डेटा गिवन हो गुड यूनिट्स का तो चेक करने में हर्ज कोई नहीं है, एनआरवी लॉस आना कोई नहीं है, ठीक है। तो एनआरवी कॉस्ट आ जाएगी, इसकी भी एनआरवी आ जाएगी, और इसमें से भी क्या हो जाएगा, लोअर सेलेक्ट। और फिर ये लोअर जो है दोनों वाला मतलब जो वैल्यू दोनों हिस्सों की बनी है, ये टोटल वैल्यू है जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर अपीयर करेगी। तो ये काम अभी भी हमने किया भी है। अगर कोई इन्वेंट्री का एक आइटम है जिसमें कुछ डैमेज्ड यूनिट्स पड़े हैं और कुछ गुड यूनिट्स पड़े हैं, तो आपने डैमेज्ड को अलग एनआरवी टेस्ट से गुजारना है और गुड को अलग। पिछली बात क्या थी, अगर डिफरेंट आइटम्स हैं इन्वेंट्री के पड़े हुए तो आपने आइटम वाइज एनआरवी टेस्ट लगाना है। फिर अगर एक ही आइटम पड़ा है और उसमें 2 कैटेगरी के यूनिट्स हो गए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं जी, कुछ डैमेज हो गए, कुछ ऑब्सोलीट हो गए जी, कुछ गुड हैं। अच्छा, डैमेज्ड या ऑब्सोलीट यूनिट्स भी हो सकता है लॉस ना कमा रहे हों, रिपेयर करके सही बेच लेते हों, तो एनआरवी टेस्ट लगाना है जिसमें कॉस्ट लेनी होती है और एनआरवी का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। एनआरवी निकालेंगे, कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, अगर कॉस्ट ज़्यादा है एनआरवी कम है तो देयर इज एनआरवी लॉस, राइट डाउन कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बात समझ आई? अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब आ रही है जो आपको सवालों में मिलेगी जा बजा, और आपको पता है इंशाल्लाह, आपको पता है, ऐसी बात नहीं है, बस आपको बताना है कि आपको पता है। मसलन ईयर एंड इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, बावन 100 यूनिट्स की। ये सारे के सारे डैमेज्ड हैं, मतलब डिफरेंट सिचुएशन बता रहा हूँ ना। अब गुड तो हो गए, नॉर्मल तो हो गए, डैमेज के अंदर भी आगे मुसीबत पड़ सकती है ना कोई। क्या मुसीबत है जी? वो कहते हैं जी ये जो 5200 यूनिट्स हैं इनकी कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट तो हमें मिल जाएगी, कॉस्ट तो होती है जितने का हमें ये पड़े थे, बनाए या खरीदे, वो आपके इन्वेंट्री कार्ड में जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही होती है, कॉस्ट तो हमारे पास होती है ना, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट जो है ना जी, ये मसलन है 14,500, ऐसे रैंडम फिगर, ठीक है। अब इस डैमेज यूनिट्स की एनआरवी जो है वो निकालनी है हमने, ठीक है जी। अब एनआरवी निकालने से पहले मैं थोड़ी सी अजम्पशन और बढ़ाता हूँ इसके अंदर के वर्किंग, चलो बल्कि वर्किंग हम करेंगे। अब मामला ये हुआ बच्चों कि एनआरवी में भी 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। कहता है जी आप ये जो डैमेज यूनिट्स हैं इनको सेल कर दें इन करंट कंडीशन, सेल कर दें इन करंट कंडीशन, तो मसलन आपकी सेल वैल्यू बनेगी, डेटा होगा जाहिर है, 2-3 चीज़ें वो तो शायद पर यूनिट रेट गिवन हो, आपकी सेल वैल्यू बनेगी ₹12,500। लेकिन अगर आपने इसको सेल कर दिया आफ्टर रिपेयर, सेल आफ्टर रिपेयर और रीवर्क, आफ्टर रिपेयर रीवर्क, रिपेयर या रीवर्क कर लें, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, और ठीक करके अगर इसको बेचें तो आपकी जो सेल वैल्यू आएगी
वो लेट से आ जाएगी, बल्कि यूँ कर लेते हैं, हाँ, रिपेयर वर्क करके बेचे तो सेल वैल्यू 15,000 आएगी, यानी कि वो डैमेज नहीं ना रहेगी, सही होके बिकेगी। लेकिन जाहिर सी बात है, रिपेयर करने की भी तो अपनी कॉस्ट है। क्या ख्याल है? रिपेयर करने की भी तो अपनी कॉस्ट है ना, तो वो रिपेयर कॉस्ट भी तो आपसे जाएगी। तो एनआरवी का मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको कि सेल वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। अगर वर्किंग प्रोसेस है या अगर ये डैमेज यूनिट है तो कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट भी आ सकती है। अब ये कर लो 1200, कितना आता है आंसर? 13,000। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा था आपको कि अगर एनआरवी के अंदर दो ऑप्शंस आ जाएं, आपके यही यूनिट्स हैं जो डैमेज हुए पड़े हैं, अगर इन्हीं यूनिट्स को आप करंट कंडीशन के अंदर बेचते हो तो 12,500 के बिक जाएंगे, कबाड़िया आएगा ले जाएगा। लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा सेट शेट करके बेचोगे तो 15,000 के बिकेंगे। पर वो सेट शेट करने के भी आपको 1,200 रुपये खर्च होने हैं। तो बहरहाल नेट में फिर भी आपको कितना आना है? 13,800। अब अगर इन दो ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना पड़े तो क्या करोगे? 13,800। तो अगर आपको ऐसे ऑप्शन नज़र आ जाएं, एनआरवी के अंदर ऑप्शन नज़र आ जाएं, तो आप हायर की तरफ जाएंगे। तो वैल्यू अब बता दें जी क्या है? वैल्यू तो क्या होती है जी? हायर ही होती है ना, लोअर होती है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 13,800। तेज़ी नहीं कर जानी कि जी चलो जी हम तो बस ठीक है बस 12,500 पकड़ो और चलें। तो ये कुछ बातें हैं जो एनआरवी के अंदर, ये प्रॉबेबली आपने पढ़ी होंगी इंट्रो के अंदर, बहरहाल नहीं भी पढ़ी थी तो अब आपने पढ़ ली। सादा सी बातें हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये अक्सर यूज हो जाता है कि एनआरवी आपका डैमेज यूनिट्स आ जाएंगे, उनमें आपको कहेगा जी इनकी एनआरवी क्या है। अगर आप इसी करंट हालत में बेच दें तो ये 10 रुपये का बिकना है, और अगर रीवर्क करके बेचे तो 15 का बिकना है, लेकिन 3 रुपये रीवर्क या रिपेयर की कॉस्ट आ जानी है। तो नेट में तो 12 फिर भी आ जाना है ना, तो सही करके बेचेंगे, 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हर यूनिट के पीछे, ठीक है। तो एनआरवी के अंदर अगर आपको ऑप्शंस मिले तो आपने हायर की तरफ जाना है, कि अगर 2 ऑप्शंस हों 3 हों तो जो सबसे हाईएस्ट है एनआरवी वही है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने सवाल पर जो आपको होमवर्क में दिया था, कार्ड बनाने का कहा था। एंट्रीज भी की हैं आपने? चलो फिर क्विकली इसको मेरे ख्याल में मिल के कर लेते हैं ताकि ये पक्का हो काम हमारा। ये है जी क्वेश्चन 5, क्वालिटी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन्स। अब ये कौन है? मैन्युफैक्चरर है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो इस टॉपिक के अंदर फिर ये रॉ मटेरियल खरीदेंगे हम और उसको इशू कर रहे होंगे और इशू रिटर्न वगैरह वगैरह, ठीक है। द कंपनी यूजेस परपेचुअल मेथड फॉर रिकॉर्डिंग एंड वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन। परपेचुअल सिस्टम है रिकॉर्डिंग के लिए, और वैल्यूएशन मेथड कौन सा है? एवरेज कॉस्ट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू रॉ मटेरियल एसआरएम फॉर द मंथ ऑफ जून। अब इनके रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है, फिर कुछ परचेज किए हैं, फिर कुछ इशू हुए हैं, फिर कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स वापस आए हैं फैक्ट्री से, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, फिर कुछ और परचेज हुए हैं, फिर डिफेक्टिव यूनिट्स को डिस्पोज किया है और रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट को रिटर्न किया है, और फिर मज़ीद इशू हुए हैं, फिर सप्लायर ने 2500 यूनिट्स डिलीवर किए हैं रिप्लेसमेंट के तौर पे, फिर यूनिट्स फिर इशू हुए हैं, और ड्यूरिंग फिजिकल काउंट फिर कुछ मामला आता है। तो मेरे नहीं ख्याल को ऐसी कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट थी। तेज़ी से इसलिए ऐसे पढ़ा कि दोबारा भी तो अब करते हुए पढ़ना ही है, और इम्पोर्टेंटली आप लोगों ने इसको पूरा पढ़ के किया हुआ है ट्राई। किस किस ने कार्ड बनाया घर पर एंट्रीज? चल, बाकियों का क्या प्रोग्राम है? क्यों नहीं किया? छुट्टी की थी कल? फिर अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब हमें करना क्या है? नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। तो आपको पता है एंट्रीज करने के लिए हमें कार्ड की ज़रूरत है। हम हर परचेज पे रेट को चेंज कर रहे होते हैं, हर परचेज रिटर्न पे कर रहे होते हैं, इवन सेल रिटर्न के ऊपर रेट चेंज हो जाता है अगर पुराना बैलेंस और पे पड़ा हो और सेल रिटर्न और पे आ जाइए। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखा था, तो इसलिए हम कार्ड बनाएंगे अपना, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है, कोई जर्नल एंट्री इसकी नहीं होनी,
जी क्या डेट है जी ओपनिंग? यकम जून 2000, तो यकम जून ओपनिंग जी। कितने यूनिट्स? 1000 में बताने, 100 और कहीं पे क्या गिवन क्या है ये देख लेते हैं। गिवन क्या है? वो कह रहा है जी ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 100,000 यूनिट्स हैविंग वैल्यू ऑफ 80, यानी पर यूनिट कॉस्ट उसने हमें दे दी, तो 100 यूनिट्स और कॉस्ट कितनी है, तो टोटल 8,000 यानी 8 मिलियन। ठीक है जी, ये हमारी दुकान का शटर खोलते ही इन्वेंट्री की पोजीशन थी। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, 1.5 लाख यूनिट्स को हमने परचेज किया 5 जून पे, तो 5 जून परचेजेस। अच्छा, अब परचेज कितने यूनिट्स हैं जी? 150 यूनिट्स हैं और कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 85, तो टोटल 12750। अब एफ को है, एफ को तो कैलकुलेटर 100 प्लस 150, 8000 प्लस 12 750, 20750 डिवाइड करें 83 एग्जैक्ट। ओके, रेट है तो डिजिट 2 यूज करने हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद जनाब 150 यूनिट्स को हमने फिर क्या कर दिया, अच्छा साथ साथ एंट्रीज तो करते जाए, सॉरी। तो यकम जनवरी 2000, यकम सॉरी जून 2000, साल है 10, जुलाई लिख दिया, अच्छा सॉरी, यकम जून 2010, तो ओपनिंग स्टॉक की तो नो जर्नल एंट्री ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि वो लेजर में एज एन ओपनिंग बैलेंस आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने 5 जून 2010 पे परचेजेस किए जी, तो परचेजेस की एंट्री क्या करेंगे, बोले मत यार, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। ठीक है जी, तो 12,750। थोड़ी सी जगह और बना के चलते हैं, 12,750, ताकि सेकंड रो मिल जाए हमें एंट्रीज की, खुली डुली एंट्रीज करते जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमने इशू किया स्टोर से 6 जून पे 1.5 लाख यूनिट्स को, तो इशूड, इशू वाले कॉलम में आना है किस दिन, स्टोर में आ गया ना मटेरियल, अब यहाँ से फैक्ट्री में जाएगा, मूव करेंगे, प्लांट जहाँ पे चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, तो ये हमने किया जी इशू। अब इशूड है तो इशू वाले कॉलम में आएगा, कितने यूनिट्स इशू कर दिए, कितने, 150। अब 150 यूनिट्स हमने इशू किए हैं, कोई 80 और 85 नहीं, बल्कि जो मोस्ट रिसेंट रेट चल रहा होता है वही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो 150 यूनिट्स हम 83 के हिसाब से 12450 बच गए, 83 वाले 8300। अब इश्यूड की एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, वह मैंने सिर्फ इन्वेंट्री लिखा है, कोई मसला तो नहीं ना। कल वाले सवाल में फिनिश गुड इन्वेंट्री थी, मैंने एंट्रीज के अंदर लिख दिया इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको पता है किस चीज़ की इन्वेंट्री है, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से। अब वो प्रोसेस अकाउंट आपके नज़रों के सामने आ रहा है, वो प्रोसेस अकाउंट में जो डेबिट साइड के ऊपर, ओहो डेटिंग लिखी किस दिन, डेट वैसे ज़रूरी तो नहीं है अगर उस ना कहे तो, लेकिन लिख दिया करें फिर भी जी 6 जून। तो
आपको वो जो डेबिट साइड पे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे जो मटेरियल नज़र आता था उसकी असल में ये एंट्री होती थी। ये असल में कॉस्ट लोन प्रोडक्शन भी साथ साथ तैयार हो गया है, बल्कि हो क्या रहा है, हो गया है। तो कॉस्ट लोन प्रोडक्शन के अंदर हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहीं से शुरू करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को यहाँ से उठाएंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, खरीद के उसको इशू करेंगे, फिर वहाँ से वो वर्क इन प्रोसेस से निकल कर फिनिश गुड्स में जाएगा। और वर्क इन प्रोसेस के अंदर लेबर और ओवरहेड जैसे आते थे, ये सारे मुख्तलिफ जगहों पर हम एंट्री सीखते आए हैं ना। ये कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली एंड पे क्या है, पूरे कॉस्ट का पूरा फ्लो है, प्रोडक्शन का पूरा फ्लो है, रॉ मटेरियल के खरीदने से लेकर फिनिश गुड्स के सेल करने तक, ये सारी एंट्रीज हैं। तो उसके अंदर यहाँ से शुरू करते हैं हम एंट्रीज, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो किस दिन जी? 6 जून को हमने वर्क इन प्रोसेस डेबिट किया। वर्क इन प्रोसेस भी तो इन्वेंट्री होती है, बहरहाल वर्क इन प्रोसेस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 12,450। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी 12 जून पे, टिक करते जाएं साथ साथ। $5,000 यूनिट्स डिफेक्टिव थे और वो वापस आ गए फैक्ट्री से। असल में ना फैक्ट्री को ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये हमारी जो फैक्ट्री है ना जी, ये पूरी की पूरी फैक्ट्री ही है। इसके अंदर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जहाँ फैक्ट्री के अंदर प्लांट शलांट लगे हुए होंगे। प्रोडक्शन प्लांट हमारा लगा हुआ है। ये फैक्ट्री के अंदर 4 दीवारी है फैक्ट्री की, उसमें ये प्रोडक्शन प्लांट लगा हुआ है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे हमारी स्पिनिंग मिल है तो हमारा एक प्लांट ये लगा हुआ है। यहाँ पे हम जो है वो कॉटन को इनपुट करते हैं, ये जिनिंग से होके जो आई है, फिर यहाँ से निकलती है गुड्स, तो आगे फिर एक प्रोसेस चलता है, उसका अलग प्लांट लगा होता है, ठीक है। उससे आगे फिर मिसाल के तौर पे एक अलग प्रोसेस चलता है, और फिर उसके बाद मिसाल के तौर पे एक छोटी सी हमने मशीन लगाई, जगह बची नहीं, ठीक है। ये फिनिश कर देती है पेंट पूंट करके इसको, ठीक है जी, स्प्रे स्प्रू करके, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। और यहाँ से चीज़ें निकलती हैं और निकल कर चली जाती हैं कहाँ पे? फिनिश गुड्स स्टोर के अंदर, ठीक है जी। तो ये फिनिश गुड्स स्टोर जो है, इससे निकल कर फिर गुड्स ने क्या होना होता है? सेल, ठीक है। अब ये फिनिश गुड्स स्टोर में चीज़ें भेजता होता है सप्लायर ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो कल हमें चीज़ें भेज रहा था बंदा, जिसकी चीज़ें ख़राब निकली थी, कुछ मिस हैंडलिंग वाली थी तो वो हमने भेज दी, और कुछ ख़राब निकली थी तो हमने इसको वापस की थी। कल ये था मामला। हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं थे, बल्कि हम ट्रेडिंग बिजनेस से तो बनी बनाई चीज़ें खरीद रहे थे, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा। अब ये रॉ मटेरियल स्टोर है, ठीक है। ये वही है बेटा, याद करो, FOH के चैप्टर के अंदर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। ये जैसे स्टोर के बारे में कहते थे ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, याद? ऐसे ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। ये हमने ऐसे टेढ़ी सी करके खूबसूरत सी एक कैंटीन बना रखी है, ज़रा ऐसे डिज़ाइन वाली, ठीक है। तो ये क्या है जी? कैंटीन है। ये क्या है जी? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। तो ये सारे सपोर्ट, ये फैक्ट्री के अंदर ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब हम इस वक्त खेल रहे हैं यहाँ रॉ मटेरियल का स्टोर जो है, उसमें चीज़ें आएंगी आउटसाइड सप्लायर से। ये सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है। ये फ्लो समझे ना, ठीक है, आसान है एंट्री फ्लो। अब यहाँ से रॉ मटेरियल स्टोर से चीज़ें इशू होती हैं प्रोडक्शन में, और जो यहाँ पे गलत ख़राब हो जाएं या यूज़ ना हो या वापस करनी किसी वजह से पड़ जाए तो वो इशू रिटर्न भी आ रहा होता है। तो इशू और इशू रिटर्न है इस प्रोडक्शन प्लांट के अंदर ही, ठीक है।
तो ये कहानी असल में चल रही है। अच्छा, अब हमने जब इशू किया तो वहाँ से कुछ रिटर्न आ गई, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू द स्टोर, 12 जून को कुछ रिटर्न आ गई। अब जैसे परचेज रिटर्न को परचेज के कॉलम में और सेल रिटर्न को सेल के कॉलम में नेगेटिव साइन के साथ शो करते थे, यहाँ पे भी परचेज रिटर्न तो होगी लेकिन सेल नहीं है बल्कि इशू है, तो फिर इशू रिटर्न को उसी कॉलम में नेगेटिव साइन के साथ ले लेना है। ठीक है, तो कितने यूनिट्स वापस आए हैं जी? 5। और ऊपर जो एवरेज रेट पड़ा होगा उसी के ऊपर, एवरेज के अंदर ज़िंदगी बड़ी आसान। और डबल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? इन्वेंट्री वापस डेबिट करके वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर देंगे। किस दिन जी? 12 को, 12 जून को इशू रिटर्न आ गया, 5 यूनिट्स 83,415। अब ये दिस याद है ना, ये प्लस है और ये माइनस, तो दिस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इश्यू रिटर्न हो गया ना, तो स्टोर, ये स्टोर का बैलेंस है, ये बढ़ गया जी। कितना हो गया? 8715। अब जनरल एंट्री क्या बनेगी? ये 12 जून 2010 पे इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की वापस डेबिट हो गई, इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्रेडिट जी, ये माइनस था। ठीक है, लेकिन एक मसला है ना, वो मसला ये कि आपने इशू रिटर्न हुआ है तो दोबारा रेट नहीं कैलकुलेट करवाया मुझसे। हाँ, करना था। तीसरा सवाल याद है ना, हम कर लेते हैं ना, कोई नहीं, 1 मिनट लगेगा, कर लेते हैं ना वैसे, फिर वैसे दिल कर रहा है ज़रा, क्योंकि आगे मसला आता है ना। तो 83 100 माइनस माइनस प्लस 105, 83 माइनस माइनस हो गया प्लस 415। ये निकाल के जब आपने आंसर निकाला तो अगेन क्या आया? अब ये कब डिफरेंट हो जाता है? जब ये इशू हुआ होता किसी और रेट पर। ठीक है, तो इशू रिटर्न तो उसी रेट पर आ जाना था, लेकिन यहाँ पे बैलेंस डिफरेंट होना था। जैसे क्वेश्चन 3 में एक दफ़ा आया, बाकी पास पेपर तो ना पिछले में ये मामला आया था ना इसमें आया अभी तक। ठीक है ना, मेरे ख्याल में इसके बाद भी कभी आया है, लेकिन हमने सीखा हुआ एक मसला, ताकि वो रिवाइज हो जाए। ये जहन में रखना है, यहाँ पर अगर ये यूनिट्स 83 वाले हैं और ये भी 83 वाले हैं तो फिर ये भी 83 ही बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर रेट आ रहा है 84-85 और ये 83 वाला रिटर्न पड़ा है तो फिर दोबारा रेट दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सिर्फ क्वेश्चन 3 में हमारे साथ एक बार हुआ होगा। ओके, फिर आगे देख लेंगे, किसी में आ गया तो आ गया, फिलहाल तक तो कोई नहीं आया। इसी सवाल में भी आ सकता है। खैर जी, 415। चले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स थे 17 जून को, इनमें से 50% हमने जो है वो, नहीं, एक मिनट, एक बीच में परचेज आ रही है, 150 यूनिट्स हमने 15 जून को 88 के हिसाब से खरीद ली, तो परचेज आ गई 88.1 है। ठीक है, तो किस दिन जी? 15 जून को परचेजेज हैं। कितने यूनिट्स खरीदे? 150, लेकिन अब की बार 88.1 का एक यूनिट मिला हमें जी, 13215। अब इधर आए, 105 जमा 150 255, 8715 जमा 13 215 21930, डिवाइड करो एग्जैक्ट। सुभान अल्लाह, ये बड़ी आसानी चल रही है आज। तो 15 जून को डबल एंट्री क्या बनेगी जी? इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर या कैश, खामोश हो तो क्रेडिटर ही कर दिया करो जी। 13215 की एंट्री वैसे पहले करनी चाहिए थी, और फिर हम कहें अच्छा जी अब इन्वेंट्री आ गई तो अब रेट, बहरहाल चले। नेक्स्ट, जो डिफेक्टिव यूनिट्स फैक्ट्री से वापस आए थे, सिर्फ उनका क्या किया जी? कहता है जी उनमें से 50% तो हमने दिए हैं बेच एज स्क्रैप, बिकॉज ये हमारे इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से ख़राब हुए थे। तो ठीक है, अब ये
कितने यूनिट्स वापस आए थे? तो 2.5 मतलब आपने बेच दिए, ठीक है। और ये वो एबनॉर्मल लॉस की तरह से एंट्री बन रही है, पर इन्वेंट्री के लेजर से तो कॉस्ट पे निकालेंगे ना इसको, ठीक है। तो किस दिन जी? 17 जून को आपने सोल्ड एज स्क्रैप, सोल्ड एज स्क्रैप, सोल्ड एज स्क्रैप वर्किंग की भी जगह बनाते हुए। तो कितने यूनिट्स थे? 5 इंटू 50%, 2.5। पॉजिटिव या नेगेटिव? जाना है, यूनिट्स का जाना यहाँ पे पॉजिटिव ही आता है, ये कॉलम असल में नेगेटिव है, निकल जाती चीजें यहाँ से, ठीक है। तो 2.5 है, रेट है और 215, ठीक है। बच गए 252.5, 86 वाले बैलेंसिंग फिगर निकालो, वैसे भी सही आना रेट, रेट क्योंकि राउंड नहीं है ना, काम सही चल रहा है जी। 21715। अच्छा, अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। किस दिन जी? 17 जून को हमने इनको स्क्रैप के तौर पे बेचा है, तो कैश आया है। कितने यूनिट्स हैं? अब 1000 में सारा चल रहा है ना, ठीक है। तो फिर 2.5 ही लिखो, 2.5 इंटू कितने का एक यूनिट बेचा है? सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 20। अच्छा, यहाँ पे कोई डिस्पोजल कॉस्ट आ जाती है अगर स्क्रैप की भी, तो नेट स्क्रैप वैल्यू लेनी चाहिए, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। और क्योंकि ये हमारी वजह से इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से, तो अब नॉर्मेलिटी है, ये अब नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। 2.20 से मल्टीप्लाई किया तो 50 रुपीज़ आ गए। लेकिन इन्वेंट्री कितनी थी जो हमें ज़ाया हुई, हमारी कॉस्ट कितनी थी इसकी? ये तो 215 रुपये की इन्वेंट्री थी जो हमें हमने ज़ाया कर दी। अब उससे रिकवरी सिर्फ कितनी हुई है? 50। अगर किसी काम की ना रहती तो, या जैसे जल जाती तो कैश वगैरह ना आ रहा होता, इंश्योरेंस वाले भी नहीं है तो इंश्योरेंस भी ना आ रही होती, लेकिन अभी 50 रिकवर हो गया, तो फिर बाकी कहाँ ले जाएंगे? पीएनएल। कितना? ठीक है, चलें आगे। अच्छा, उसके बाद कहता है बाकी के जो 50% है ना जी, उसमें हमारा कसूर कोई नहीं था, वो डिफेक्टिव थे। तो ऑन 18 जून रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न टू सप्लायर फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी। अब ये खरीदे कौन से वाले हुए हैं? देखो, हमने 85 वाले जो खरीदे थे, इन्हीं में से ये इशू हुए, ऐसा ही है, ठीक है, वो एवरी रेट निकल आया है, फिर इसमें से इशू रिटर्न भी आई है, तो वो इसमें से तो नहीं है ना, ठीक है। अब वारंटी पॉलिसी के अंदर जो यूनिट्स हैं वो हमने फिर रिटर्न डालने हैं, तो वो रिटर्न कौन से वाले हैं? ये 85 वालों में से, ठीक है। तो 18, क्योंकि ये तो अभी आए हैं, ये तो अभी स्टॉक में पड़े हुए हैं। 18 जून पे परचेज रिटर्न कह दो, चलो परचेज रिटर्न है 5 इंटू 50%। अब परचेज रिटर्न है तो रिसीट वाले कॉलम में नेगेटिव साइन के साथ 85 212.5, रेट दोबारा निकलेगा, चेंज आ गया ना, अब रेट दोबारा निकलेगा। तो 252.5 माइनस 250 आ गया पूरा, सुभान अल्लाह। दिस माइनस दिस दैट, 21,715 माइनस 215.5, 21502.5, रेट आ गया, ओ नो, आखिरकार हम पॉइंट्स में चले ही गए, इतनी मौज से चल रहे थे लेकिन अब चले गए। तो भाई परचेज रिटर्न तो परचेज प्राइस वाली ही अमाउंट पे होनी है ना, यानी कि उसको हमने चीज़ें वापस की हैं तो जितने की खरीदी थी उसी के हिसाब से हमने वो वापस कर दी, लेकिन हमारा एवरेज रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री आ गई 18 जून पर। क्रेडिटर को अब ख़त्म करो, कम करो, और अगर कैश में खरीदी होगी तो फिर कैश वो हमें कैश पे कर देगा, ठीक है। तो क्रेडिटर डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 212.5।
ठीक है जी, जगह काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह चली आ रही है हमारे पास, एंट्रीज भी काफ़ी अभी रहती हैं। नेक्स्ट है जी। जी बेटा, किस पे लेके जाएं आप बताएं। नहीं बेटा, हमने ये कितने के यूनिट्स खरीदे थे, तो वापस भी उसी पे ही करने हैं ना। ये रिसीट इशू का कॉलम है, बीच वाले में से ये वापस नहीं ना हुए। आप खुद सोचो ना, इधर देखो, ये यूनिट्स हमने खरीदे 150, ठीक है, और फिर हमने इशू किया स्टोर में इनको, और फिर उधर से डिफेक्टिव यूनिट्स वापस आए, और ये अगले परचेज किए हैं, तो ये डिफेक्टिव तो इन्हीं में से ही वापस आए हैं ना बेटा। एक परचेज आपने इन डिफेक्टिव यूनिट्स के बाद की है, तो क्या ये उसमें से डिफेक्टिव यूनिट्स हैं? समझे ना बात को, बड़ी सादा सी बात है। आपने ये 150 यूनिट्स 5 जून को खरीदे, इधर देखें, अब इधर भी सवाल ही है, ठीक है। 6 जून को आपने ये फैक्ट्री में भेज दिए, इनमें से रिटर्न हुए हैं 12 जून को 5000। फिर आपने ये तो 15 जून को खरीदे हैं, आप कह रहे हैं ये 15 जून को जो 88 वाले खरीदे हैं इस रेट पे क्यों नहीं ले रहे। हमने जिस रेट पर खरीदे थे परचेज सप्लायर से, उसी पे ही वापस करेंगे ना उसको। ये सेलर है, वो अपनी जगह पे, ठीक है, तो उसने जो हमें भेजे हैं वो 85 के हिसाब से भेजे हैं, तो रिटर्न क्या उससे 88 रुपये लेंगे हम, 88 लेंगे बताओ। उसने भेजे जितने के वो भी वापस होगा ना, ये तो बाद में आए हैं, अभी तो ये तो पड़े हैं, तो इशू ही नहीं हुए थे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, दोबारा बताऊं, समझ आ गई है। अच्छा, इतनी खामोशी क्यों है। ऑन 19 जून 5000 यूनिट्स को दोबारा इशू कर दिया गया एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, ठीक है। मतलब हमने अपने स्टोर से जो पड़े थे, उसमें जाहिर है प्रोडक्शन तो चलती रहेगी ना, ये तो हमारा और सप्लायर का मामला है, उसको भेज दिए हमने आधे यूनिट्स, लेकिन जो 5000 वापस आए थे फैक्ट्री से, ये आपको फैक्ट्री नहीं समझ रहे असल में आप। हमने सप्लायर से 1.5 लाख यूनिट्स खरीदे, उनको इशू किया फैक्ट्री में, उसमें से 5000 वापस आ गए, ठीक है। अब फैक्ट्री में तो 5000 यूनिट्स कम हो गए हैं ना रॉ मटेरियल के, तो वो तो उनको भेजने ही है, उन्हें इससे क्या हमने कौन से वाले कितने के खरीदे हुए हैं, उनको तो भी माल चाहिए, ठीक है। हमने उसमें से आधे बेच दिए, आधे वापस कर दिए, लेकिन इनको हमने 5000 यूनिट्स भेज दी। तो ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो सिंपल वही दोबारा इशू है। 5000 यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे, इशू हो जाएंगे। और इशू के कॉलम का मैंने आपको बताया था कि रूल क्या है, कि इशू के कॉलम में जो रिसेंट रेट पड़ा होता है हमेशा वही यूज होता जाएगा, अनलेस कि वो रेट दोबारा अपडेट हो जाए। ये हमारा रिकॉर्ड है, ये इन्वेंट्री है, हमारी इन्वेंट्री एवरेज कॉस्ट पे पड़ी होती है, ठीक है। तो किस दिन इशू किए दोबारा, किस दिन जी, 19 जून को आपने इशू कर दिया, तो है तो ये इशूड ही, ये इशूड ही है, मैं कहना है तो कह लो इशूड है एज रिप्लेसमेंट ऑफ इशू रिटर्न, ठीक है ना, एज रिप्लेसमेंट ऑफ रिटर्न। इशू जो रिटर्न हुआ था, जाहिर है फैक्ट्री के अंदर तो माल चाहिए, तो स्टोर से फिर, अब वो कौन से वाले हैं, वो ये वाले भी हो सकते हैं, हमें इससे क्या, एक जैसे यूनिट्स हैं, फैक्ट्री में काम चल रहा है, उनका काम तो चलाना है, ये तो हमारा खरीदने का मामला है, कोई महंगे मिल रहे हैं, कोई सस्ते मिल रहे हैं, हम तो उनको एवरेज पे कर देते होते हैं, ठीक है जी। तो इशूड कितने, और इस वक्त रेट एवरेज क्या चल रहा है 86.01, तो आंसर क्या आ गया 430 कितने बच्चों ने इसको घर पे बनाया था, ओके, बाकी ने कहा बनाना तो है ही सर जी। कितने रह गए 86.01, तो यहाँ पे आ गया जी। अच्छा, वैसे एक बात है, मुझे अगर माफ़ी दे दो, इसको राउंड कर लें, रेट को कर लेना, इसको माफ़ी दे दें, थोड़ी सी माफ़ी नहीं दे रहे मुझे। यहाँ पे क्या आ गया 430 आ गया, रेट को नहीं, रेट को नहीं, रेट को तो 2 डेसिमल तक लेके जाना है जी। अब इसका बैलेंस निकाल लें 2107, ठीक है, पॉइंट्स वाइंट नहीं, अब हद होगी, यहाँ पे भी 213 करें, 213 को मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, राउंड करके चलते हैं 213, ओके, ये यही है ना, कोई बात नहीं, रुपीज़ के अंदर राउंड कर दिया,
ओके चलो। अच्छा जी, रेट में तो चेंज नहीं ना आ गया इस वजह से, रेट तो इतना ही है ना, देख लो 213 करके भी रेट इतना ही है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ भाई, ये पॉइंट समझ नहीं आया, शक्लें ज़रा बिगड़ रही हैं, ये पॉइंट समझ नहीं आया। 5000 रिप्लेसमेंट इशू कर दी, जैसे पहली बार इशू किए थे वैसे ही ये भी इशू कर दिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इसमें कोई नहीं, कार फरमा, सिंपल सी बात है। फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है, उन्होंने कुछ ख़राब यूनिट्स वापस भेजे हैं, तो आप क्या कहोगे, फैक्ट्री बंद कर दो भाई? नहीं भाई, उनको यूनिट्स दे दो और आप अपने सप्लायर से फिर जाके मामला हल करो, ठीक है, प्रोक्योरमेंट वाले हो आप। नेक्स्ट क्या है, ऑन 20 जून सप्लायर ने डिलीवर कर दिए 2500 यूनिट्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स विच हैव बीन रिटर्न बाय। अब ये जो 2500 यूनिट्स आए हैं ये उसी 85 वाले की रिप्लेसमेंट आए हैं, तो फिर 85 पे इसको रिकॉर्ड कर लो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें कल सेल रिटर्न हमने की थी, हमें हुई थी, हमने उसकी रिप्लेसमेंट इशू कर दी थी, बिल्कुल ऐसे ही हमने परचेज की थी, हमने इसको रिटर्न किया, तो उसने हमें फिर क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट दे दी। तो किस दिन आए जी यूनिट्स, 20 जून को परचेज ही लिखेंगे हम। उसकी वजह क्या है, उसने की रिप्लेसमेंट, किसकी, उसने की रिप्लेसमेंट किसकी, तो ये हमने पहले निकाल दिए थे ना इन्वेंट्री में से, तो अब वापस आ गए तो डाल दें, ठीक है। तो परचेज है, ये है एज रिप्लेसमेंट ऑफ रिटर्न। अब ये परचेज है, रिप्लेसमेंट ऑफ रिटर्न है हमारी, और ये रिप्लेसमेंट ऑफ रिटर्न है फैक्ट्री वालों को जो हमने इशू किए थे, तो ये सेम नहीं है, ये इशू टू प्रोडक्शन है, वो 5000 थे, और ये जो हमने रिटर्न किए सप्लायर को, ये उसका रिप्लेसमेंट आ गया, ठीक है जी। तो कितने यूनिट्स आ गए, और इसके ऊपर भी रेट क्या लगाओगे, 85 ही होगा, क्योंकि उसने यूनिट्स भेजे हैं रिप्लेसमेंट वाले जी, 213। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बन गई, 245 प्लस, तो 247.5, 21072 प्लस 213, 21285, बोलो। परचेज के कॉलम में मूवमेंट है, रेट दोबारा निकलना है, $85.99 चेंज होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, क्योंकि यूनिट्स आए हैं जरा कम रेट वाले। नहीं 86 नहीं, रेट को 86 नहीं करूंगा मैं, चाहे जो मर्जी आता रहे, 2 डेसिमल यूज कर लिए ना यार, 86 क्यों करना है। अच्छा यार, चेंज तो फिर भी हो गया ना, चेंज तो नजर आ रहा है ना, ये लो मर जाओ मर, 86 पूरा आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये देखो ऐसे तो कर, चेंज तो आ गया ना, चेंज तो आ गया ना, क्योंकि परचेज यूनिट्स बहुत थोड़े थे ना, 2500 यूनिट्स थे, तो रेट बहुत कम चेंज आया, पर चेंज आया क्योंकि परचेज के कॉलम के अंदर मूवमेंट आ गई, तो रेट दोबारा निकाला है मैंने, ठीक है। नहीं समझ आती है, 85 क्या, 85 हाँ क्या, जो यूनिट्स वापस किए थे वो सप्लायर ने हमें फिर भेज दिए, तो जो वापस किए थे वो कौन से वाले यूनिट्स थे, जो उससे 85 रुपये के खरीदे थे, तो वही उसने वापस भेजे हैं, तो 85 रुपये वाले यूनिट्स ही हैं, क्या 88 के बेचेगा। आप खुद को, एक तो आप लोग ना हर चीज़ अकाउंटेंट्स की तरह सोचते हैं और फिर गलत सोच लेते हैं, उस वजह से सादा सी बात है, ये मैंगो मैन ये इस तरह के काम कर रहा है, ठीक है, एक आम आदमी बैठा हुआ ये अकाउंटिंग कर सकता है, इतनी सादा अकाउंटिंग है क्या। आप बायर बने, परचेजर बने, आपने 150 यूनिट्स खरीदे 85 वाले, इनमें से 5 यूनिट्स खराब, आपने देखा 2.5 हमारी वजह से खराब है, 2.5 सप्लायर ने खराब भेजे, अपने वाले अपने स्क्रैप कर दिए, और 2.5 जो सप्लायर वाले थे वो उसको वापस कर दिए, और आपके सप्लायर ने उसकी रिप्लेसमेंट आपको भेज दी, तो इसके अंदर फिर कोई अकाउंटिंग तो है ही नहीं, तो सादा सी आम आदमी की अकाउंटिंग है कि उससे हमने 85 वाले यूनिट्स खरीदे थे, जिनमें से खराब यूनिट्स हमने उसको वापस किए, तो 85 वाले ही वापस किए, उसने उन्हीं की रिप्लेसमेंट भेजी, तो वो 85 वाले ही आए ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं असल में। लेकिन आप लोग ना हर चीज को मुश्किल कर लेते हैं खुद से, मतलब सीए के अंदर इतनी आसान चीज कैसे हो सकती है, सादा बात लिख, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, इसमें कुछ तो होगा करके, सादा बात है, ठीक है, बहुत सादा बात है, बहुत। अच्छा खैर कोई बात नहीं, समझ नहीं आती थी, कभी कभी ना मुश्किल बातें समझ आ जाती हैं, सादा समझ नहीं आती, तो क्लियर है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ, क्लियर है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ, गलत बोला है मैंने, मतलब मैंने आगे जाना ही जाना था, चले खैर क्लियर है, चल जी। अब है एंट्री रह गई किसकी,
19 की भी रह गई है। 19 की एंट्री क्या है? 19 जून वर्क इन प्रोसेस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 430, ये रिप्लेसमेंट जो हमने की है, सही है। और उसके बाद वाली एंट्री अब यहाँ पूरी नहीं आनी, वो कौन सी है जी? 20 जून को परचेज ही हुई दोबारा, क्योंकि हमने पहले सारी रिटर्न डाल दी थी और अब फिर परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी यहीं पे फिट कर लेते हैं, ओके सोके होके। 20 जून 2010 जी, इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट 213। सेम ही होना चाहिए था, सेम ही होना चाहिए था जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे एंट्रीज कर लेते हैं, अगली एंट्री चलो जी। नेक्स्ट अब क्या हुआ? हमने 1.5 लाख यूनिट्स फिर इशू कर दिए प्रोडक्शन को, बेहतरीन 86 रुपये रेट आ गया दोबारा से हमारा राउंड सा है जी। पहले भी 86 आया था एक बार, फिर आ गया जी। 21 जून इशूड टू प्रोडक्शन, इशूड टू प्रोडक्शन, ये क्या है? इशूड टू प्रोडक्शन होता है, इशूड टू प्रोडक्शन। ये भी इशूड टू प्रोडक्शन है लेकिन एज रिप्लेसमेंट है, ठीक है। लिख देता हूं, इशूड टू प्रोडक्शन। हमारी रॉ मटेरियल के स्टोर से इशुएंस हुई है, लेकिन ये क्या थी? रिप्लेसमेंट ऑफ रिटर्न। अच्छा जी, कितने यूनिट्स इशू किए हैं? 150 यूनिट्स। रेट चल रहा है 86,900। कितने रह गए? 97.5 यूनिट्स रह गए 86 के हिसाब से, 8385। तो 21 जून को हमने एंट्री पास की है जी। बोले एंट्री क्या है इशू की? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से? 12900। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग आ गया फिजिकल काउंट। ड्यूरिंग फिजिकल काउंट इट वॉज नोटेड दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ SRM इंक्लूड 5000 ऑब्सोलीट यूनिट्स। इनको तो देखेंगे NRV के अंदर, कार्ड को एंड करके, ठीक है। लेकिन 4000 यूनिट्स वर फाउंड शॉर्ट। अब ये 4000 क्या है? शॉर्टेज है, एबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे किस दिन आपने ये फिजिकल काउंट किया? 30 जून पे। तो 30 जून पे होने चाहिए थे 97.5 यूनिट्स पड़े हुए, लेकिन 4 यूनिट शॉर्ट निकले, ठीक है। तो शॉर्टेज है, शॉर्टेज है, एबनॉर्मल लॉस है। हमसे तो गए ना जी, तो इशू के कॉलम में ही डालो, क्योंकि ये क्या है? ये कॉलम यूज होता है चीज़ों का जाना रिकॉर्ड करने के लिए, और ये कॉलम यूज होता है चीज़ों का आना रिकॉर्ड करने के लिए। तो कितने यूनिट्स चले गए? पता नहीं कहाँ गए, पर चले तो गए जी। 344 बच गए, 8041। अब ये है जी हमारा स्टॉक, इतने यूनिट्स और इतनी कॉस्ट, इतने यूनिट्स और इतनी कॉस्ट। तो 30 जून 2010 पर अब चूंकि शॉर्ट यूनिट्स हैं तो कोई कैश तो नहीं आना ना, मैं लिख देता होता हूँ ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। फिर इन्वेंट्री से कितना स्टॉक शॉर्ट हो गया? गायब है 344 का। तो ये सारे का सारा फिर आपका लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो P&L में ले जाओ इसको। अब अगली कहानी फिर वही है कि इस 93,500 यूनिट्स के स्टॉक में 500 यूनिट्स ऐसे हैं जो ऑब्सोलीट है। अगर 1000 में चल रहा हूं तो मैं यूं कहूंगा ऑब्सोलीट स्टॉक इसमें कितना है जी?
ऑब्सोलीट कितना है जी 0.5 यूनिट्स। तो इसका मतलब फिर नॉर्मल या गुड वो कितना है 93 यूनिट्स। अब 93 की सेलिंग प्राइस उसने नहीं बताई। वैसे भी ये सेलिंग प्राइस तो होनी नहीं थी ना, क्योंकि ये मटेरियल है। मसला किसका है अब हमें ऑब्सोलीट स्टॉक का। ठीक है, तो ऑब्सोलीट स्टॉक के लिए फिर हम वर्किंग नंबर 2 ओपन कर लेते हैं और डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने हमसे एंट्रीज मांगी है ना, तो वैल्यू निकालने की बजाय एनआरवी लॉस निकाल लें। ठीक है, तो एनआरवी लॉस ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक। तो कॉस्ट 0.5 यूनिट्स की कितनी है जी, हमारा कॉस्ट कार्ड बता रहा है हमें कितने का एक यूनिट पड़ा, ₹86। कितना, रुपीज इन थाउजेंड ही चल रहा है ये भी, 43। और एनआरवी अगेन उसने बड़ा आसान कर दिया कि पर यूनिट ही दी हुई है, ऐसे ही है ना, तो जिंदगी आसान है, एनआरवी निकालनी नहीं पड़ी। हैविंग एनआरवी ऑफ 30 पर यूनिट, लेकिन नजर आ रहा था 86 वाला 30 का, तो लॉस तो है, पर यूनिट लॉस भी निकाल सकते थे डायरेक्ट आप जी 15। तो एनआरवी लॉस कितना आ गया, 28 रुपए का एनआरवी लॉस है। जब आप इसकी एंट्री पास कर लेंगे, इन्वेंट्री को इतनी अमाउंट से क्रेडिट कर लेंगे, तो आपकी इन्वेंट्री राइट डाउन हो जाएगी, एनआरवी पर आ जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, तो 30 जून 2010 पर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे आप, और ये वर्किंग नंबर 2 से आपने निकाला। बाकी सब कुछ वर्किंग 1 है जी 28। अच्छा जी, अब ज़रा एंट्रीज पे आए 1 मिनट के लिए जल्दी से। इनमें भी ना कुछ थोड़ा सा चेंज मैंने करना था, मतलब एंट्रीज गलत नहीं है लेकिन थोड़ा चेंज करना था, वो ज़रा मैं करना भूल गया। फाइनल वाले नोट्स में कर दूंगा चेंज। लें जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एंट्रीज हैं। परचेज करें तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, फिनिश गुड की बजाय क्या होगा जी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर या कैश क्रेडिट। ठीक है जी, परचेज रिटर्न पे क्रेडिटर डेबिट और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री क्रेडिट। देख ली एंट्रीज ये। रॉ मटेरियल अगर प्रोडक्शन को इशू हो तो इनको तोड़ के करें, ज़रा इकट्ठी हुई पड़ी है। अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया है तो उसकी एंट्री आपको सिखाई थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट। डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता है जी वर्क इन प्रोसेस में, तो डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में डेबिट और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो होता है, वो भी तो इन्वेंट्री में पड़ा होता है, उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है एफओएच का अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तैयारी रखें ना साथ साथ, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये मैंने जनाब ज़रा एंट्रीज को 2 हिस्सों में कर दिया। ये ज़रा इजी टू अंडरस्टैंड है इस तरह से। बाकी एंट्री वो भी सही हुई पड़ी थी, बस इकट्ठी कर दी गई है, यहाँ पे आप तोड़ के करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही रॉ मटेरियल अगर रिटर्न हो, चलो जगह तो खुली मिल गई यहाँ पे, रॉ मटेरियल अगर रिटर्न हो तो भी आपने ऐसे ही डायरेक्ट की अलग रखनी, इनडायरेक्ट की अलग। डायरेक्ट मटेरियल अगर रिटर्न हो जाए तो रॉ मटेरियल उसी ऊपर वाली एंट्री को उल्टाना है ना, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट होगा और वर्क इन प्रोसेस, ये डायरेक्ट मटेरियल की रिटर्न आ गई।
डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी। और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल की रिटर्न आएगी तो वो अगर इनडायरेक्ट मटेरियल की रिटर्न आएगी तो बोलो उसकी एंट्री, ऊपर वाली एंट्री उल्टानी है बस, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और एफओएच का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लें। अभी मैंने जो आपको कराई है सवाल के अंदर, हमने जो की हैं वो ये वाली एंट्रीज थी, ये रॉ मटेरियल इशू हुआ है और वो डायरेक्ट मटेरियल था, ठीक है जी। और फिर डायरेक्ट मटेरियल का रिटर्न आए, और जो अभी नहीं की हैं वो इंशाल्लाह कॉस्ट इन प्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो उसकी भी साथ तैयारी होगी। उसके बाद डिफेक्टिव मटेरियल को जो एज स्क्रैप सेल किया है, ये सारा ही आप क्या कर दें, इन सबको आप पीएनएल के अंदर डालें, एफओएच को ना डालें। अल्टीमेटली आना तो वहीं पे है, लेकिन आप इसको भी चेंज कर लें। ये क्या है जी, पीएनएल, 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 ठीक है जी। तो ये चेंजेस कर लीजिए, ये करेक्शन है कह लें, चेंज है, बहरहाल इन सब में ये चेंज फिर मैं नोट्स के अंदर डाल दूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ऐसा है, बुरा ना मनाए ना अगर, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि आपसे हो सकते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि वो आपको दे देने चाहिए होमवर्क में, देखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, नहीं वैसे ऐसा हो भी सकता है कि हो जाए, आप यूं करें, चलें जो हो सकता है वो वाला पहले कर लें, सातवां नहीं करें, सातवां बाद में कर लेंगे। ये देखें, आपने 8वें सवाल करना है, ठीक है जी। और यूं समझ लेना है, 1 मिनट के लिए यूं समझना है कि बस जितना मैंने पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। वैसे आपस की बात है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन ख़त्म है, मैंने आपको कार्ड बनाना सिखा दिया, फाइफो पे, एफको पे रिटर्न्स दिखा दी, एनआरवी लॉस की डिस्कशन कर ली, तो वो ख़त्म हो गया। अब अगर इतनी डिस्कशन के साथ भी आप पर्चे में जाएं ना, तो आप कोई चीज़ ऐसी नहीं निकाल सकते इस सवाल में भी जो आपको पता ना हो। अब सवाल पूछने का तरीका उसका बदल गया, तो यूँ समझ लो पर्चे में हमारे साथ ऐसा हो गया, कोई हर्ज नहीं है, समझने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। और इसको ईमानदारी से आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। कल मतलब मंडे से इंशाल्लाह जो है वो हम क्लास को ज़रा अर्ली शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 7 बजे कर लेते हैं मेरे ख्याल से, 7 बजे से कर लेते हैं, ताकि जो है ना वो ज़्यादा काम करना है, जो रिविजन्स करनी है, ज़रा क्लास लंबी हो, इसको फिर शाम में किसी वक्त ना बुलाया जाए आपको, ठीक है। मैं आऊँगा, उम्मीद है इंशाल्लाह, ठीक है। बहरहाल इसको डिस्कस करते हैं, ज़रा रिकॉर्डिंग ऑफ करके। 1 मिनट ज़रा मुझे देखने दो, कोई और सवाल। अच्छा, ये वाला सवाल आपने वैसे होमवर्क में करना है अपनी एनआरवी की रिवीजन के लिए, इसका सलूशन मौजूद है। कि मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि ये पुराना एफएआर का सवाल था, जब कॉस्ट एफएआर के अंदर कॉस्ट का भी एक चैप्टर होता था। तो एनआरवी IS2 में से ही आता है वैसे तो, ठीक है। एनआरवी की कैलकुलेशन का ये सवाल आया था, उसमें ये आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सवाल नहीं है, ये सिर्फ आपकी एनआरवी की थोड़ी प्रैक्टिस ज़रा बेहतर हो जाए, क्योंकि सवाल में आपके एडजस्टमेंट्स आती हैं एनआरवी की, तो ज़रा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि संडे है तो आपके पास थोड़ी सी गुंजाइश ये निकलती है। ये देखें, ये आपको, अच्छा इसको तो छोड़े ना, सितारा वाला तो सवाल ही मैंने उड़ा दिया है, तो सवाल उड़ा दिया तो उसका सोल्यूशन भी उड़ा दिया है। किड्स पार्टी कहाँ गया, एंड पे होना है ये इसी तरह से जैसे आपने सीखा हुआ है, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जी 10,000 यूनिट्स हैं, इनमें कुछ के साथ कुछ मसला है, कुछ के साथ कुछ है। डॉल हाउस है, 5,000 यूनिट्स हैं, कुछ के साथ कुछ मसला है, कुछ के साथ कुछ के साथ नहीं भी हो सकता। फिर स्टफ टॉयज़ हैं, तो ये 4 तरह के आपके पास आइटम्स थे। इनमें सिर्फ इसमें एनआरवी की कैलकुलेशन, एनआरवी की रिवीजन है, और ये टेबल की फॉर्म में आपको इसीलिए बना के दिया हुआ है कि आपको अच्छे से ये समझ आता रहे, ठीक है। होपफुली इसमें भी कोई मसला
नहीं आएगा। तो पहला होमवर्क आपका ये होना है, तरतीब सुन लें, इसको काट दें यार, ये सवाल ही मैं ना नोट्स में से निकाल देता हूँ। कौन सा सवाल था सुपीरियर वाला? चलो पढ़ा रेसोल्यूशन, अब पढ़ा, इतनी मेहनत से बनाता सर जी। तो होमवर्क नंबर 1 आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। उसके बाद बड़ा दिल कर रहा है ये सवाल देने का। आठवां ना करें, आठवां ना करें, आप इधर आए। पहले कौन सा किया आपने? 13वां। 13वें के बाद 14वां जो है ये अब अल्लाह खैर करेगा, ये फिर आप अल्लाह के हवाले। मतलब बात वही है अभी भी, क्या मैंने तो आपको करा दिया, अब आपके पर्चे में ये सवाल आ गया, पता नहीं आप इसके साथ क्या करेंगे। 10 नंबर का सवाल है, ठीक है जी। उसके बाद ये सवाल है जनाब 15वां, ये बस 3 ही, ठीक है, उधर से हटा दिया ना, होमवर्क नंबर 3, ओके। तो 13 आपकी एनआरवी की रिवीजन है। उसके बाद 14 और 15 आपने करने हैं। इनमें से देखो किसी का सोल्यूशन मौजूद है? किस किस का सोल्यूशन मौजूद है? 13वें का है बस। ओह नो, नहीं ये अच्छा हो गया ना, IQ वाला बाद में देखना भाई, पहले ना देख लेना, ओके। ये अच्छा हो गया ना कि आप लोगों को पता ही नहीं होगा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और एंड पे जाके जब नतीजा निकलेगा तो फिर कल मैं क्लास में, ये मंडे को मैं क्लास में सबसे पहले ये 14 और 15वां करवाऊंगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो भी इसमें होगा देखी जाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक सवाल कर सकते हैं? अच्छा चलो एक काम कर लेना, ये दोनों सवाल बेशक ना करना, जो आपकी बेसिक्स के अंदर मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल आपको कराया था, सिर्फ उस सवाल को पढ़ के एक दफ़ा उसका सोल्यूशन देख लेना, अगर करने का दिल ना करे, ठीक है। हाँ अभी ये ना करना, ओके। चलो जाओ, अल्लाह हाफिज़।